नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। देखिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है और आज हम बातचीत में जुड़ने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण नागर जी के साथ, जो कि एक हर्बल एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं इस बदलते मौसम को लेकर और खास करके उन बीमारियों के बारे में जो इस मौसम में ज़्यादातर आम लोगों में पाई जाती हैं। तो आइए उनसे बातचीत में जुड़ते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए और आपने किस चीज़ की पढ़ाई की और किस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ है आपका, वो बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार नागर हर्बल एक्सपर्ट हूँ। हर्बल कौन कौन सी हम जे.एंड.के में ग्रो कर सकते हैं और उसकी क्या क्या मेडिसिन वैल्यू है, इसमें एक्सपर्टता रखते हुए मैं आपसे आज बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को दावत दी आज। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। सर देखिए, जब हम वर्ड आयुर्वेदा सुनते हैं, तो मैं पूछती हूँ आपसे कि जो मेरे व्यूअर्स इस वक़्त हमें देख रहे हैं, उनको बताइए कि आयुर्वेदा से क्या समझ आता है एक आम इंसान को? आयुर्वेदा तो एक ऐसी पुरानी पद्धति है, जब से ये भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ तब से ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे किचन में आजकल जितने भी मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल आर हर्बल्स, ये सारे हर्ब्स है। तो हमारे बुजुर्गों को पता होता था कि अगर पेट दर्द हो रही है तो हमने अजवाइन का इस्तेमाल करना है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हमने सौंफ का इस्तेमाल करना है, अगर अपच की प्रॉब्लम है तो हमने जीरे का इस्तेमाल करना है, अगर जॉइंट पेन है, बात रोग बढ़ रहा है तो हमने हमने मेथी दाना इस्तेमाल करना है। ये सारी जितने भी हमारे किचन के मसाले हैं, ऑल आर हर्बल्स। कहीं जॉइंट में पेन हो जाती थी या कहीं सट चोट लग जाती थी तो क्या करते थे हम, सरसों के तेल में हल्दी को गर्म करके लगाते थे। हल्दी सबसे अच्छी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक है, तो जल्दी उसकी क्योरिंग हो जाती थी। तो इंसान इसी का सहारा लेकर जिंदगी व्यतीत करता था। आज हम इस पद्धति को छोड़कर एलोपैथी की पद्धति के पीछे चल पड़े हैं। सभी के जुबान पर एक ही बात है कि इसका स्लो ट्रीटमेंट है, स्लो ट्रीटमेंट। भाई इतना भी स्लो नहीं है जितना हम मान चुके हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब हर्बल पैथी से हमें जुड़े रहना चाहिए, इसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और पहले हर्बल पैथी का इस्तेमाल करके ही फिर दूसरी पैथियों को की तरफ जाना चाहिए। आप जब बात कर रहे थे तो आपने बोला जॉइंट पेन की आप बात कर रहे हैं। जॉइंट पेन, देखिए मैंने कुछ दिन पहले मेरा एक लेडी के साथ इंटरेक्शन हुआ था। उन्होंने बताया कि वो इस उम्र में ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो? देखो, जॉइंट पेन एक बात रोग है। बात रोग होता है, ये आयुर्वेदा के 3 फंडे हैं, कफ, पित्त और बात। जब भी बात रोग, हम ज़्यादा वो फैटी चीज़ें खाते हैं, बात रोग वाली चीज़ें खाते हैं, तो चावल जैसे हो गए, चने हो गए, राजमा हो गए, जब ये खाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है जॉइंट पेन होने की। तो हमारे जो बुजुर्ग थे तो इसका काट वो पहले ही ढूंढ लेते थे। वो कभी भी राजमा चावल या चने बिना अदरक के, बिना लहसुन के और बिना प्याज के कभी भी नहीं खाते थे। वो इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल करते थे ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। साथ ही में हमें बहुत सारी बीमारियां भी सुनने को मिलती है, जैसे डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होगी। उनको मतलब कम करने के लिए हमारी जो जनता हमें दिख रही है, उनको क्या टिप्स देना चाहते हो आप इन सब चीजों को थोड़ा परहेज करने के लिए? नहीं, आयुर्वेदों में देखा जाए तो हर जो पत्ती अपनी तरह से समहित है, तो वो इतनी कारगर पत्ती है, कोई कहने की बात नहीं। एक इसमें मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कलर थेरेपी का, या वाटर थेरेपी का। तो जो भी लोग 1.5 से 2 लीटर पानी सुबह खाली पेट पी लेते हैं, इसको बोलते हैं वाटर थेरेपी। चाइना में ज्यादा प्रचलित है। जो वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं उनका बॉडी बैलेंस बराबर रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं, बीपी भी नॉर्मल रहता है। अगर किसी का बीपी का है, बीपी की प्रॉब्लम है, आप एक काम करिए कि हरे रंग का पानी बना लीजिए। एक बॉटल लेकर उसमें आप जिलेटिन, ग्रीन कलर का जिलेटिन पेपर लगा दीजिए, पानी में भरकर लकड़ी के तख्ते पर उसको 8 घंटे धूप में रख लीजिए। तो उसको धूप में रखने के बाद फिर चंद्रमा की लाइट में मत रखना, उसको नीचे ले आओ, आधा आधा कप पानी पीते रहो। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती रहेगी, तो साथ में बीपी भी ऐसा ऐसा रेगुलेट होता रहेगा। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इस पत्ती को छोड़ ही दिया। तो दूसरा है हमारे पास जेम थेरेपी है। जेम थेरेपी, इसमें पन्ने का इस्तेमाल करते हैं हम।
पन्ने का इस्तेमाल करने से क्या था, हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं, ब्लड ब्लड में जितने भी हार्मोन है, उसका रेगुलेशन बनता रहता है, तभी तो हम अंगूठियां पहनते हैं, पन्ने की अंगूठियां पहनते हैं। जब हम शुगर सुनते हैं, डायबिटीज, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये दो तीन चार जो चीजें आ गई ना हमारी परंपरा में, ये टोटली हमारे बुजुर्ग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे ये रिफाइंड नमक आ गया, रिफाइंड शुगर आ गई, और रिफाइंड ऑयल आ गए। तो ये पहले इस्तेमाल होते नहीं, जब से हम इसका अधिकतर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती जा रही है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब यही बोलते हैं, अब एडिबल ऑयल बंद कर दीजिए जी, अब शुगर खाना बंद कर दीजिए जी, अब नमक खाना बंद कर दीजिए जी। और खाना क्या है, हमारी पत्ती जो परंपरागत पद्धति है, वो तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में तो कहीं इसका जिक्र ही नहीं आया समुद्री नमक का। ये तो 1942 में जब ये 1942 में जब ये डांडी मार्च हुआ, तो उसके बाद ये शुगर ये आ गए। पहले तो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये सिर्फ। अब तो इन्होंने क्या किया, आयोडीन डालकर आयोनाइज्ड नमक कर दिया। तो लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरली उसमें बॉडी में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो जो थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये दोनों बताइए आप। थायराइड के लिए ये दो टाइप का थायराइड होता है। एक तो हमें मोटे तौर पर मैं बोलूँगा, एक तो हमें मोटा कर जाता है हमारे शरीर को, तो दूसरा बिल्कुल सुखाकर पतला कर जाता है। इसको एक को हाइपो कहते हो, एक दूसरे को हाइपर कहते हैं। तो इसके लिए दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, हर्बल है, धनिया। धनिया, अगर आपको हरा धनिया मिलता है, तो हरा धनिया लेकर इसके डंठल काट लो, काट के मिक्सी में डालो, इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नींबू डाल लो, आधा आधा नींबू डाल लो। तो काले मिर्च, काला नमक और काली मिर्च, काला नमक, काली मिर्च और दूसरी हरी मिर्च थोड़ी सी स्वाद के अनुसार डालकर इसको आधा रोटी रोटी दो रोटी 2-4 चम्मच के साथ ही आप इस्तेमाल करिए। थायराइड का जो भी सीक्रेशन होता है, वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा। थायराइड की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हरा धनिया नहीं मिलता है, तो हम 2 चमचे काँच के ग्लास में इसको रात को डुबो कर भी रख सकते हैं, और सुबह वो पानी पिएँगे तो वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा इसमें। जी। देखिए, जिस तरीके से गर्मी आ रही है, अभी गर्मी तो आप खुद देख रहे हैं कितने बीते कोई इन दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगले महीने मौसम बदलेगा, रेनी सीज़न आ जाएगा, है ना? ऐसे सीज़न में हम देखते हैं कि हमें स्किन एलर्जीज़, इंडाइजेशन और माइग्रेन जैसी बीमारियाँ अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है कि हमारे, जैसे आपने बोला कि स्किन एलर्जी, जहाँ आँखों का जलना, जहाँ उसमें प्यास ज़्यादा लगना, जहाँ इंडाइजेशन, अपच होना। तो इसका सभी का एक ही इलाज है, हमें खान-पान जो दिनचर्या में ना उसको बदलना पड़ेगा। हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और गर्मी का मौसम है तो हमारे फल भी ऐसे हैं, जैसे कच्चे आम है, कच्चे आम का हम पन्ना बनाकर, जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे, उसमें उसको गर्म पानी में उबाल कर, तो उसका पल्प निकाल कर, तो उसमें जीरा धनिया वगैरह डालकर, गुड़ शक्कर डालकर तो इस्तेमाल करते थे, तो काफ़ी वो हमारे शरीर को ठंडक देता था। अगर ये नहीं हो सकता, इसमें बनाने की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी स्टोरों में बना बनाया पन्ना भी आता है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तो यही गुजारिश है कि हमें पेय जल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, मूली हो गई, धनिया, पुदीना, ये हमें सलाद के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमें लू नहीं लगती है, और स्किन एलर्जी से भी हम बचे रहेंगे। जैसे इस मौसम में खास करके इंसान डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो सभी कहते हैं कि पानी पिए, लेकिन अगर पानी से भी हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, आपका उस पे क्या कहना है कि मतलब पानी के साथ-साथ और किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए जिससे हमारा शरीर भी हाइड्रेटेड रहे और हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट ना हो? देखो, मैंने एक कहीं किताब में पढ़ा था कि अगर हमें प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास बार-बार पीने के बाद भी हमारी प्यास शांत नहीं हो रही है, हम 2 हरी इलायची लेकर अपने मुँह में रख लें, तो उसको चबाते रहें। तो उससे क्या होगा, हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो ज़रूरत के मुताबिक हमें पानी तो पीना पड़ेगा। उसमें नमक
नमक जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और शुगर, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम पानी पानी में डालकर घोलकर हम पीते रहेंगे तो ठीक रहेगा। हमने ये अक्सर सुना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहते हैं कि किचन में आपकी जो रसोई घर है वही आपका दवा खाना भी है ना। किचन में वो उनका कहना ये है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको आप एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हो, है ना। तो आपका क्या कहना है कि हालांकि ये चीज सच है, ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो हमें मतलब एज ए मेडिसिन यूज करनी चाहिए? ये मैंने पहले ही इसका जिक्र कर चुका हूँ। जैसे हमारा ये धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ, अजवाइन, ये हल्दी, मिर्ची, हरी मिर्ची का इस्तेमाल, और कई चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हींग हो गई, हींग पेट के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी डाइजेशन को ठीक रखती है, ये लूज मोशन से हमें बचाती रहती है। तो ये 24 घंटे हमारे पास किचन में होनी चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इसको एक रोस्टर के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बोला हम क्या करते हैं कि हफ्ते का पूरा रोस्टर बनाया हो। हम कांच के गिलास में सोमवार को 2 चम्मच जीरा पानी में भिगो देते हैं तो वो जीरे वाला पानी पी लेते हैं। मंगलवार को हम अजवाइन वाला पानी पी लेते हैं, फिर जीरे वाला पानी पी लेते हैं, फिर हल्दी वाला पानी पी लेते हैं, फिर दालचीनी वाला पानी पी लेते हैं। इस तरह से हमारी 7 दिन की रूटीन बनी हुई है। क्या जी अच्छा है? तो मैं कहा आपको कैसा लगता है? हमारी बॉडी फिट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैं सभी से गुजारिश करूंगा, अपनी बॉडी को अगर फिट रखना है, हमें मसालों का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी तस्वीर के मुताबिक, तो ताकि हम स्वस्थ रहें, डॉक्टरों के चक्करों से दूर रहें। देखिए अभी आने वाले सीजन है, रेनी सीजन आने वाला है ना, अभी जुलाई के महीने से रेनी सीजन शुरू हो जाएगा, जुलाई अगस्त में। तो बरसात के मौसम में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सब बता दीजिए। बरसात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हमारे शरीर में पित्त छिया उछलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमें जौ का पानी पीना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला कि जौ पानी में भिगो कर रखे, उसका पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें चूने का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बच्चों को हम क्या करते थे, ग्राई वाटर पिलाते थे, उसमें क्या 3 चीज़ें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती थी। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पानी, सौंफ का पानी, सौंफ का पानी, तो ये सारा जौ का पानी, तो जो हमारे पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें दूर रखता है। हमें ये 3 चीज़ें इस्तेमाल रेगुलर करते रहना चाहिए ताकि हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में नीट एग्जाम्स का रिजल्ट आउट हुआ और हमारे काफी एस्पिरेंट्स इसको क्लियर भी किया है। तो जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वो अगर आयुर्वेदा को अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप उनको कैसे मतलब क्या सजेशन देंगे, उनको क्या टिप्स देंगे कि आप वो आयुर्वेदा को ही सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें? आयुर्वेदा में देखो, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो अपने दिनचर्या में इस्तेमाल किया है, आंवला एक ऐसा वरदान है सृष्टि में दिया हुआ आयुर्वेद में, तो ये तो आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। अगर 2 आंवले का रस निकाल कर उसको 2 चम्मच शहद में इस्तेमाल करके हम रोज इस्तेमाल करते रहें तो हम कभी बूढ़े हो नहीं सकते। हमारी बॉडी को रोज के रोज चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवले में मौजूद है। तो दूसरा जो है शहद, हनी, हनी 2 मिनट में हमारी बॉडी में असर कर देता। तभी तो नवजात बच्चे को सबसे पहले हनी ही खिलाया जाता है। क्यों? एंटीबॉडी, एंटीजन जो है बॉडी में खत्म हो जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है। दूसरा है पपाया, पपीता। पपीता एक ऐसी दूसरी वरदान चीज है। पपाया, पपाया में क्या है, इसमें 2 गुण है। ये एसिडिटी को भी खत्म करता है, अल्कनिटी को भी खत्म करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम एसिडिक चीजें 90% खा जाते हैं और अल्कलाइन चीजें 10% खाते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी की वजह से तो सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। तो अगर हम रोज पपाया खाते रहें, मगर उसमें एक शर्त है पपाया में, वो पपाया डाल का पका हुआ पपाया होना चाहिए, बाजार का मसाले से पका हुआ पपाया नहीं, जो मिलना अति दुर्लभ है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए ये हमारे प्रॉब्लम है। लोग पपाया तो खाते हैं मगर वो इतना गुणकारी साबित नहीं होता। तो अगर डाल का पका हुआ पपाया, कच्चा पपाया अगर मिल जाए, इतना पपाया की वैल्यू नहीं है जितनी उससे निकलने वाली पोपीन की कीमत है। पोपीन 2000 रुपये किलो मार्केट में रेट है उसका, तो पपाया तो 20 रुपये किलो मिल जाएगा।
तो कहने का मतलब है ये इंडस्ट्री को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। सर मैंने आपसे सवाल पूछा था, नीट का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में उसका रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे काफी एस्पिरेंट्स ने उसको क्लियर भी किया है, क्वालिफाई भी किया है। जो अब बच्चे जैसे होता है ना, मेडिकल में बच्चे अलग अलग स्ट्रीम रखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट रख लेते हैं ना। मैं मेरा प्रेफरेंस क्वेश्चन को देखकर ये था कि मतलब बच्चों को आयुर्वेदा क्यों चुनना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब ऐसे कोई ऐसा प्रकाश डाले कि जिससे बच्चों को लगना चाहिए कि अरे आयुर्वेदी में मुझे जाना चाहिए ज्यादातर। आने वाले टाइम में आप देखिए कि 2005 से लेकर 2008 तक का आंकड़ा आप ले लीजिए, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होता था आयुर्वेदिक सेक्टर में। बाबा रामदेव की एंट्री करने के बाद इसमें तो ड्रास्टिक चेंज आ गई। आजकल लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कंपनियां कितनी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई। आप देखो ना, कोई एलोवेरा जेल बेच रही है, कोई आंवला कंसंट्रेट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो इतना स्कोप है इसमें मार्केटिंग का भी। और फॉरेन के जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज है, आयुर्वेद को प्रेफर कर रहे हैं। हमारा देखो ना, गाय के गोबर के कंडे वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। कितनी वैल्यू है, हम आयुर्वेद को कैसे छोड़ सकते हैं? तो दूध दही घी जिस पर हमारी सेहत टिका करती थी, हमने वो छोड़ दिया क्योंकि वो मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। तो अगर देसी गाय हम पाल लें तो हमारी सभी बीमारियों का, सभी हेल्थ टिप्स का, सभी का इलाज, उसका दूध दही मक्खन जो भी है हमें मिल जाएगा। इवन के गाय के ऊपर हाथ फेरने से हमारे कई कष्ट, शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि जैसे कि किसी को बीपी हाई है तो वो रोज गाय के, देसी गाय के ऊपर हाथ फेरे, उसके गले की मालिश करे, तो नेचुरली उसको भी सुकून मिलेगा, गाय को भी सुकून मिलेगा, दोनों का भला होगा। यही तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद यही कहता है कि जड़ी बूटियां, दरख्तों का जो कुदरती वन संपदा है उसका भी भला हो, इंसान का भी भला हो। तो हम उस वन संपदा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और बाद में हम बीमारियों से मुक्त होना चाहिए चाहते हैं, वो कैसे हो पाएगा? इसलिए ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।